ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं कमल कुमार प्रजापति और अनुभा रोहतगी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज इस अंक में हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव सहित विभिन्न राज्यों में जो उपचुनावों के लिए आज मतदान हुआ। और आज के कार्यक्रम में हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में और झारखंड के दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। और इसी तरह से हम बात करें तो झारखंड झारखंड में 12 जिलों के 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ और उपचुनाव भी विभिन्न राज्यों में हुए। Welcome to the program. As Kamal just told us that elections were held for the assemblies of Maharashtra and Jharkhand, and for Maharashtra, the 288 member assembly elections have been held in one single phase. Talking about the bypolls for 15 assembly seats were held today across Uttar Pradesh, Punjab, Kerala and Uttarakhand, along with one Lok Sabha bypoll that was held for the Nanded Lok Sabha seat. And to discuss the various issues associated with this election, we are now joined by political analyst Praful Ketkar. Praful, welcome to the program. Thank you. Praful, my very first question to you is about Maharashtra. Since 2019, when the last assembly elections were held, Maharashtra has seen 3 governments, 3 chief ministers, and split in 2 major parties. How high are the stakes this time for the parties' alliances? Oh, it's a very high-stake election, and not in terms of, just forming the government. For parties like Uddhav Thackeray's Shiv Sena group or Ajit Pawar's NCP group, these are like do or die kind of situation in this assembly election, because if they have to survive and they have to prove their mettle on the ground, they have to have, because see, Uddhav Thackeray's only thing while splitting with BJP was to go for the chief ministers. Yes. Now that time Shiv Sena was contesting on 123 seats, and Shiv Sena could get around 53, 54. Now with this split, yes, Uddhav Thackeray's Sena is contesting on hardly 90-95 seats. And how many of them will be actually converted? The exit polls are showing very less numbers. So whether and ultimate beneficiaries are actually BJP and Congress. The national parties are gaining ground in Maharashtra. So we have to actually see and analyze Maharashtra elections in a very different way. जी प्रफुल्ल, हमारे साथ अभी हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं कुणाल शिंदे। आपके साथ चर्चा जारी रहेगी। कुणाल, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज मतदान कैसा रहा, क्योंकि जहां तक हम अभी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है कि मुंबई में इस बार भी हर बार की ही तरह जो रुझान है लोगों का वो कम ही रहा। लोग हालांकि निकले जरूर, लेकिन जिस तरह से हर बार देखा जाता है कि गढ़चिरौली जैसे इलाके में जहां 70% तक लोग बाहर निकलते हैं मत देने के लिए, वहीं लगभग 45-50% तक मुंबई जैसे शहर में हम देखते हैं कि वोटर्स सामने आते हैं। क्या रहा आज का दिन? जी, ये जैसे आपने कहा ये सही है। मुंबई में आज जैसे अर्बन एपिथी का जो मुद्दा है, जो हमेशा चर्चा का विषय रहता है हर इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में भी ये चर्चा का विषय था। इसके पहले 2019 विधानसभा इलेक्शन में भी इसका चर्चा का विषय था। तो काफी कंसर्न थे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और चीफ इलेक्टोरल ऑफिस, इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी जो अभी सेटअप किया गया है ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए। तो ये अर्बन एपिथी जो है ये इस बार भी देखी गई। ज्यादा मतदार जो मतलब इलेक्टोरेट्स है बाहर ज्यादा आए नहीं, तो ये इसके वजह से काफी सारा मतलब इनिशिएटिव्स लिया गया था। स्वीप प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए थे। जो कुलाबा जैसे प्लस लोकेलिटीज है, यहाँ पे काफी इंडस्ट्रियलिस्ट, अच्छे बिजनेसमैन है,
सेलिब्रिटीज भी रहते हैं। सेलिब्रिटीज ने भी यहाँ पर अपील की थी, जैसे सचिन तेंदुलकर हो, अजिंक्य रहाणे हो, इन्होंने अपील की थी, बट फिर भी इसका कुछ रिजल्ट जिस तरह से इलेक्शन कमीशन एक्सपेक्ट कर रहा था उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो ये थोड़ी सी एक ये लगता है, मतलब थोड़ा सा ये बुरा लगता है कि मुंबई जो एक माया नगरी है, फाइनेंशियल हब है, बॉलीवुड का हब है, यहाँ पर इस तरह से अगर लोगों का जो ये एटीट्यूड है ये थोड़ा सा ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इतना जोर डालता है, इतना प्रयास करता है, काफी सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए थे, काफी सारे इंसेंटिवाइजेशन, जैसे कुछ रिटेल शॉप ओनर्स एसोसिएशन है, फिर आहार जैसे जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, मल्टीप्लेक्सेस है, बस राइड फैसिलिटीज इनको दी गई, काफी सारा मतलब जितनी सुविधा देनी चाहिए उतना सब प्रयास इलेक्शन कमीशन द्वारा किया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस इस बार सेटअप किया गया, जो एक न्यू कंसेप्ट है। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर है डॉक्टर भूषण गगरानी, उनकी लीडरशिप में ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया था। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ के, उन्होंने भी बहुत मेहनत ली थी। काफी सारे मतलब मुंबई सिटी और सबर्ब्स और फिर जो आगे के इलाके हैं जैसे थाने है, कल्याण है, तो ये सब एक मुंबई एमएमआर का रीजन आता है। तो यहाँ पर ये जो अर्बन एपैथी जो है ये काफी चिंता का विषय रहा, और इस बार भी जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला। इसके बदले में जो नंदुरबार है, जो ट्राइबल बेल्ट है, फिर गढ़चिरौली है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लोगों का जो ये था वो देखने मिला। जी धन्यवाद कुणाल। और प्रफुल्ल, आपकी भी मैं इस मामले में टिप्पणी चाहूंगा कि जो हम अंतर देखते हैं अर्बन एपैथी की, हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में क्या कारण रहा या क्या कारण रहता है, आप इसको नजदीकी से जानते हैं कि लोग शहरों में कम निकलते हैं और जो ट्राइबल इलाके हैं गढ़चिरौली जैसे, तो वहां पर अच्छा मतदान देखने को मिलता है, सकारात्मक मतदान देखने को मिलता है। तो कैसे विश्लेषण करेंगे आप इसका? देखिए कमल, ये आप चाहे मुंबई का, साउथ मुंबई का पॉश इलाका देख लो या साउथ दिल्ली का पॉश इलाका देख लो, आपको पैटर्न ये सेम मिलेगा। दो कारण मैं इसके देखता हूं। एक, ये जो शहरी वर्ग है इसके इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्टेक्स बहुत कम है, उनको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। हालांकि मुंबई के बहुत सारे सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सब ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया और उसको लोगों को कॉल भी दिया जी। लेकिन दूसरा इसका जो पहलू है कि बहुत बड़ा वर्ग जो है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन का है। ऐसे में जैसे दीपावली होती है, छठ होते हैं, तो वो बहुत बड़ा वर्ग जो अपने अपने गांव चला जाता है, कोई कहता है उसका वोट वहां पे, कोई कहता है यहां पे। तो उस चक्कर में शहरी इसमें वो अपनी दिन ब दिन की जो आपाधापी है उसमें अपने डे टू डे जो उसके बिजनेस से रिलेटेड या अर्थार्जन से जुड़े हुए जो बिंदु होते हैं उसमें वो इतना फंसा हुआ रहता है, उसके लिए वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में और वोटिंग में बहुत ज्यादा हाई स्टेक्स लगते नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। प्रफुल्ल, because we are talking about voting percentages, if we compare Maharashtra with Jharkhand in the first phase we saw it was about around more than 66% voting was there, and this phase also the figures that have come out till now, of course we'll get the final figures tomorrow, of course, but the figures that have come out now, till now, it says 67.7%. So when we compare a big state like Maharashtra with Jharkhand, what is it that, the Jharkhand we're seeing a good percentage vis-a-vis Maharashtra? No, it has nothing to do with big or small. It is to do with the urbanization of the state. The more the urbanization, lesser is the voting percentage. That has been the pattern everywhere, not just in India, everywhere in the world. If you see the rural population, the tribal population have a higher stakes, as I say, in the system, because they have, more expectations from the government in terms of doing something for them. Their emotional attachment with the local leadership also is very high. While in urban areas, it is very transactional. Like you see the, even the family structure in our rural areas, still it is very, compact. In urban areas, it gets, very nuclearized. In the same fashion, our polity also get very nuclearized in urban areas, and that's why there is no enthusiasm. And let's stay on with Jharkhand, from where our
correspondent Bhupinder Singh has now joined us. Bhupinder, welcome to the program. He's joining us from Ranchi. Bhupinder, the voting percentage, as I was just discussing with Praful, it has increased in Jharkhand compared to the 2019 elections. So what were the main factors that contributed to this rise? Anubha, the second and final phase of voting concluded smoothly and peacefully in the Jharkhand this evening. This time, voting percentage witnessed a marginal increase in comparison to the last assembly election of 2019. This time, Jharkhand recorded 67.59% voter turnout till 5 p.m., which is likely to increase as the final data will come late at night. In 2019, voting percentage was recorded 67.04%. If we look at the voter turnout percentage, maximum seats in Jharkhand witnessed rise in polling percentage except a few seats as compared to the last assembly elections. Maximum 76.16% voting turnout was registered in Jamtara district, while the lowest turnout 60.97% was recorded in Bokaro. According to the Election Commission, young and women voter participations played a crucial role in increasing the voting percentage this time. The Commission had made concerted efforts to increase the voter participation of tribal electorates at the polling centers. Several arrangements were made for the voters at every polling booth. 2 CCTV cameras were set up for monitoring. The election officials kept a close eye on polling activity through webcasting. Heavy security deployment of central paramilitary forces and police personnel ensured peaceful election. So all these efforts and steps played a crucial role in rise in voting percentage and voter participation. Bhupendra, thank you for that update. और अनुभा, अब हम रांची से ही हमारी संवाददाता शिल्पी से भी जुड़ते हैं। शिल्पी आपसे जानना चाहूंगा कि 38 सीटों के लिए ये चुनाव था और इन सीटों पर बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो आदिवासी बहुल थी, बहुत से शहरी क्षेत्र भी थे, तो एक मिला जुला एक वोटिंग पैटर्न था। आप कैसे देखती हैं इस चुनाव को? क्या सरकार के गठन में इन खास तौर पर आज के विधानसभा सीटों की भूमिका हो सकती है? जी कमल, आज संपन्न हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शामिल प्रत्याशियों में कई कद्दावर राजनेता, जिनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ कई कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भी शामिल हैं। इस चरण में संथाल परगना क्षेत्र में जेएमएम, कोयलांचल में भाजपा और कांग्रेस और सिल्ली और खिजरी में आजसू अपनी किस्मत आजमा रही है। इस चरण के चुनावी नतीजे सरकार गठन के लिए काफी मायने रखते हैं। जहां तक जेएमएम अपनी सीटों की संख्या के लिए संथाल परगना पर आश्रित है, वहीं भाजपा इस क्षेत्र में सीटें जीतकर जेएमएम के क्षेत्र में सेंध मारकर अपनी साख बनाना चाहती है। पिछले चुनाव के नतीजे देखें तो जेएमएम को 13, भाजपा को 12, आजसू को 2 और जेवीएम को 2 सीटें हासिल हुई थी। इस बार एनडीए गठबंधन के तहत आजसू पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है, वहीं आईएनडीआईए ब्लॉक के उम्मीदवार अपने क्षेत्र की सीट को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जी प्रफुल्ल, झारखंड की ही अगर हम आपसे चर्चा करें तो जैसा कि हमारी संवाददाता बता रही थी कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र आदिवासी बहुल है और जो सरकार का गठन है उसमें भी ये बहुत प्रभाव डालता है। तो आप किस तरह से झारखंड के पूरे परिदृश्य को देखते हैं और वहां की राजनीति को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है कि किस तरह से, जैसे कि इस बार जेजेएम और एनडीए आमने सामने एक प्रतिस्पर्धी के रूप में हैं, लेकिन फिर भी जो राजनीतिक समीकरण बनते हैं वो किस तरह से पूरा जो एक वोटिंग पैटर्न है वो प्रभावित करता है इसको? देखिए कमल, मुझे लगता है कि झारखंड के पूरा चुनावी परिदृश्य में हम हमेशा जनजाति की, ट्राइबल्स की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी की जो पूरी इस बार की स्ट्रेटेजी थी, एक तो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा बहुत बड़ा बनाया गया था जी। जनजाति के लोगों के जो अधिकार है, फॉरेस्ट राइट्स है, इसको बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की बात की। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने एक तरफ अपना ट्रैक रिकॉर्ड और थोड़ा सा इमोशनल जो उन पर आरोप लगे थे और फिर उनको अरेस्ट हुआ था, इसको लेकर एक इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास किया।
लेकिन इस सब के बीच में मुझे लगता है कि जो गेम चेंजर इस चुनाव में रहा, जो पिछली बार नहीं था, वो आजसू था। ये मतलब बीजेपी अपना जो नॉन ट्राइबल ट्रेडिशनल वोट बेस है उसको तो कंसोलिडेट करेगी, लेकिन आजसू के साथ अलायंस के कारण एक विशिष्ट बेल्ट में कितना, आपने जैसे कहा संथाल का भी है, छोटा नागपुर का भी एरिया है, वहां पे वो कितना उसमें सीट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं और एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कर पाते हैं, इस पर झारखंड का फाइनल टैली निर्भर करेगा। लोग महाराष्ट्र के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है महाराष्ट्र रिलेटिवली किसी के भी फेवर में जाता है तो एक डिसाइसिव मैंडेट की तरफ जाएगा, लेकिन झारखंड जो है वो बड़ा टाइट कंटेस्ट रहेगा। Praful, we are talking about, the segments of voters which are likely or which may impact the results. So if I talk about Maharashtra, the OBCs and the Maratha, how important are these two particular, segments of voters? And what kind of an impact are they likely to have on the election results? See, if you see traditionally, Maratha, especially from the western Maharashtra region, have been always, it has been a stronghold of earlier Congress and then NCP. Well, OBC always stood by BJP Sena alliance when BJP and Sena with Uddhav Thackeray was, a combined force. What had changed drastically in 2024 Lok Sabha elections, yes, that both these vote bases got fractured to a large extent. And besides that, the consolidation of minority votes in favor of Congress, NCP and Uddhav Thackeray, means Sharad Pawar, yes, and Uddhav Thackeray alliance, that was a major factor. Now, that is one of the reasons why we see a very aggressive campaign from BJP and Eknath Shinde, where they are consistently talking about the issues of identity related to Maharashtra, the true legacy of Balasaheb Thackeray, how Uddhav Thackeray has compromised on his ideology. That has become a very important talking point. So the real challenge is whether BJP and its allies are able to break the caste-based voting pattern as we saw during the Lok Sabha elections, yes, or they are able to create this wave on the larger Hindutva plus Maharashtra security plank. और प्रफुल्ल, इस बात यहाँ पर मैं एक मतदाता के नजरिए से आपसे जानना चाहूंगा कि जो इस बार महाराष्ट्र चुनाव का पूरा परिदृश्य था, दो बड़े गठबंधन, विभाजित दल और साथ में छोटे दल, क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार, तो क्या एक मतदाता इस पूरे चुनावी परिदृश्य को समझ पाया और जो अलग अलग स्तर पर मुद्दे उठाए गए उनको समझ पाया? अलग अलग जो क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के, उस नजरिए से आप हमारे श्रोताओं को समझाएं कि जो इस बार का मतदाता था उसके मन में क्या मानसिकता थी, किस तरह से वो इस बार के चुनाव को देख रहा था, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि इतने दो गठबंधन के साथ विभाजित दल और उसके पास विकल्प मुझे लगता है बहुत ज्यादा थे। Before you answer that question, Praful, we are joined now by our Nagpur correspondent, Dhananjay. Let's first, hear from him what he has to tell us about this phase of elections. Dhananjay, what information do you have? What kind of atmosphere was there in Nagpur today? Yes, Anubha, out of the 288 seats in Maharashtra Assembly, 62 are in the Vidarbha region. Nagpur is one of the biggest constituency assembly with 12 seats. Talking about the polling concluded today, the Naxalite affected Gadchiroli district of Eastern Vidarbha registered 69% voter turnout, which was the highest in the state. There are some prominent political candidates in Nagpur and Vidarbha. Among them are the Maharashtra Deputy Chief Minister and BJP leader Devendra Fadnavis, who is contesting from the Southwest Nagpur constituency, while the BJP State President Chandrasekhar Bawankule is contesting from Kamthi in Nagpur rural. Congress State President Nana Patole is also contesting from Sakoli in Bhandara. Sitting Forest Minister Sudhir Mungantiwar is contesting from Ballarpur in Chandrapur, while the leader of opposition in Assembly, Vijay Wadettiwar, is contesting from Brahmapuri. So the major parties, both BJP and Congress, they have their state president from Vidarbha
and the sitting deputy chief minister and the leader of opposition in assembly are also from Vidarbha. So Vidarbha will play a major role in the government formation. Back to you, Anubha. Thank you for that information, Dhananjay. And Praful, as Kamal was asking you, lots of options for this time for the Maharashtra voters? No, actually, see, traditionally Maharashtra has always, at least from late 1990s, has seen this bipolarity in some form or the other. Earlier there were 4 parties, now it has become 6 fractions because the 2 regional parties got split. But more important that, please try and understand, there were around 5,000 candidates for 288 constituencies, so on an average 20 candidates. Yes. So Maharashtra politics has been always very competitive for the simple reason that it is not just the parties who contest the elections. In Maharashtra, the local equations based on their hold over the cooperatives, sugar cooperatives or district bank cooperatives or even educational institutions, that play a very important role, because the direct interaction and dependence of the voters over one institution as a stakeholder, as a shareholder, is much higher. And those regional satraps, so in Western Maharashtra it is the sugar cooperatives, in Vidarbha region it is the looms, it is the agricultural cooperatives. So they are not just related to sugar, but there are many other products related to agriculture, including fertilizers that are sold in a cooperative basis. But who is leading that as a chairman makes a huge difference when it is translating at the Vidhan Sabha level. So Vidarbha, Marathwada region, North Maharashtra, that is Dhule, Nandurbar and Jalgaon district, then Western Maharashtra, which is a sugar cooperative and Maratha dominated, and Mumbai Konkan. These 5 regions have traditionally voted differently with different preferences, and that's why we see this much of competitive politics. What has happened post 2019 is, because of the split, our traditional media and cephalogists, who carry the traditional data of last 2-3 elections and make certain, assumptions, predictions about the voting behavior, that has drastically changed. People have started rethinking about, one, of course, there is a, repulsion about the kind of, people going from here and to there and, having different kind of alliances. But at the same time, there is a, this particular election, people were hoping for a larger voter turnout. I don't know what is the last number. It was at 5 o'clock, it was somewhere around 50. The last figures we have is 58, approximately 58%. Yes. But I hope, it will match up to the last times, 60-61%. When the actual last moment data is gathered and the all numbers are rationalized. In Maharashtra, ultimately, how far Sharad Pawar is able to hold on to the Western Maharashtra region, and how far Uddhav Thackeray's hold over Mumbai and Konkan region is challenged by Eknath Shinde. These 2 factors are going to decide the outcome. So whatever the complexities we discuss about, ultimately it boils down to these 2 questions. तो इस चुनावी सत्र में इस बार विधानसभा चुनावों के साथ उपचुनाव भी हुए हैं, इसलिए ये चुनावी सत्र बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और हम उपचुनाव के लिए जो इस बार मतदान हुआ उत्तर प्रदेश में आज, उस पर चर्चा करने के लिए हम अपने संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास चलते हैं, लखनऊ। सुशील, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव रहा, कैसा रहा और क्या कुछ गतिविधियां रहीं, कैसा मत प्रतिशत रहा, आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। देखिए, चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था और दोनों ही पक्षों ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरा जोर लगाया था। विशेष तौर पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के बीच ये प्रतिष्ठा का सवाल था। योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ा था और सभी सीटों पर जबरदस्त चुनाव प्रचार भी किया था। उत्साहपूर्वक मतदान तो हुआ, जैसा कि हम सब लोगों को उम्मीद थी कि उपचुनाव में सामान्य जो निर्वाचन होता है उसके मुकाबले थोड़ा मतदाताओं का उत्साह धीमा रहता है। लेकिन कुछ जगहों पर चूंकि विवाद हुए, आज दिन भर कई जगहों पर पोलिंग में जो गड़बड़ी है उसको लेकर के अखिलेश यादव ने कई बार ट्वीट किया
चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात भी की, तो एक थोड़ी सी गर्मी जो जिसे कहा जाए वो चुनावी माहौल में देखी गई। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई आरोप भी लगाए, भाजपा की तरफ से भी आरोप लगाया गया, तो इसकी वजह से चुनाव में थोड़ी चर्चाएं ज्यादा रहीं। और इन चुनावों को लेकर के, इन 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर के बहुत कुछ ये स्पेकुलेशंस हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ के भविष्य को भी लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये चुनाव दोनों ही पक्षों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। अखिलेश यादव आज बहुत सक्रिय दिखे, उन्होंने कई वीडियो ट्वीट किए, पुलिस पर आरोप लगाया। उनकी सक्रियता का असर ये दिखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिए, दोपहर में ही 5 पुलिस वाले सस्पेंड भी किए गए उसमें। तो कुल मिलाकर के चुनाव जो है वो चर्चाओं के बीच पूरी तरीके से शाम को अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। इसके अलावा कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लगभग 50% मतदान हुआ। जी प्रफुल्ल, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि दोनों पक्षों यानी समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। क्या राजनीतिक महत्व देखते हैं इस उपचुनाव का, क्योंकि 9 सीटें एक विधानसभा उपचुनाव के लिए काफी होती हैं और काफी कुछ राजनीतिक परिदृश्य तय करती हैं। तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीति को इस आज के उपचुनाव से क्या हासिल होगा? देखिए, सरकार आज जो एग्जिस्टिंग है उस पर तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक मोमेंटम जो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर गेन किया था, वो बरकरार है या नहीं, वो एक देखिए 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति एक तरीके से शिफ्ट कर गई है और बीजेपी सेंट्रिक हो गई है। बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ लगातार 2 बार सरकार बना चुकी है। ऐसे में क्या फिर से 2027 की तैयारी को देखते हुए अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ फिर से अपनी स्थिति सुधारने की स्थिति में है क्या नहीं, ये इसका उत्तर ये उपचुनाव केवल देने वाला है। बाकी आज की एग्जिस्टिंग सरकार पर कोई उसका असर बहुत ज्यादा पड़ने नहीं वाला। Praful, if I may ask you, overall, if we look at the Jharkhand elections, where it is the India bloc versus the BJP-led NDA, and if we look at Maharashtra, where it is Mahavikas Aghadi versus the Mahayuti, after the Lok Sabha elections, where we saw a lot of, ups and downs so far as the results are concerned for the 2 major parties, how do you view these 2 elections? How important are these 2 elections for both these blocs, the one led by the BJP and the one led by the Congress? See, Lok Sabha elections definitely gave a lot of fillip and would that have an impact on the results? The results of what we saw happening in the Lok Sabha elections? No, it means now Lok Sabha elections cannot have impact, but Lok Sabha, the overall momentum at the national level, the political momentum at national level is going to be decided. Yes. As happened after, one of the greatest, change that I have seen on the ground, especially when it comes to Maharashtra, is after Haryana elections. Yes. After Haryana elections, which was given as, cakewalk for Congress. Yeah. And it was on a virtual, we were together in the studio and we have seen the way numbers were fluctuating and finally it tilted towards BJP. So it clearly gave a lot of hope for BJP, and this time BJP organizationally was much more oiled and much more efficient in terms of getting their voters out compared to Lok Sabha. So whether that has worked sufficiently in favor of Mahayuti or not, that has to be seen. Otherwise, it will definitely have an impact when it comes to the agitations, questioning Modi government at the central level. जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल, आज कार्यक्रम में आप शामिल हुए और विधानसभा चुनावों और जो आज विभिन्न राज्यों में उपचुनाव थे उस पर आपने अपना विश्लेषण दिया। And with that, we conclude this program. Namaskar. अभी आप सुन रहे थे महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे कमल कुमार प्रजापति और अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNST talks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है
9289094044।